हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजीव कुमार राय, एंजॉय नॉलेज में आपका स्वागत है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आधियों में जल रहा है। यही ख्वाब यही जुनून है मेरा कि दिया वहां भी जला दूं जहां है अंधेरा। आज हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्त के बारे में। मित्रों, अगस्त काम्त का जन्म 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्पेलियर नामक स्थान में हुआ था। इनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ये सेंट साइमन से प्रभावित थे और इनका पूरा नाम इसिडोर अगस्ट मेरी फ्रेंकोविस जेवियर काम्त था। इनकी जो प्रमुख समाजशास्त्र को देन है या रचनाएं हैं, उनमें उन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी नामक एक पुस्तक लिखी है जो 1830 से लेकर के 1842 तक में 6 खंडों में प्रकाशित है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षाओं में अब पुस्तकों के लेखक कौन हैं, उससे ज़्यादा वो कितने खंडों में प्रकाशित है यह पूछी जाती है। तो इनकी ये पुस्तक 1830 से लेकर के 42 तक 6 खंडों में प्रकाशित है। फिर उनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है पॉजिटिव फिलॉसफी। यह 1851 से लेकर 54 तक 4 खंडों में प्रकाशित है। अगली पुस्तक इनकी है कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म जो 1852 में प्रकाशित होती है। इसके बाद इनकी एक पुस्तक है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 में प्रकाशित होती है। और एक पुस्तक इनके मरणोपरांत छपती है, वो है एजुकेशन एंड सोसाइटी। काम्त फ्रांस की क्रांति के बाद वहां की व्यवस्था के बारे में गहन चिंतन कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने एक नए विज्ञान का अनुभव किया और उस विज्ञान का नाम समाजशास्त्र दिया। पहले इस विषय का नाम इन्होंने, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक भौतिकी रखा, लेकिन एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा इनके पूर्व ही एक शोध पत्र छपवा दिया गया उस नाम से, इसलिए इन्होंने अपना इरादा चेंज करके इस विषय का नाम 1838 में इस विषय का नाम समाजशास्त्र रखा। इनकी जो प्रमुख देन है कि ये जो है गणित और भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी थे, तो इन्होंने यह महसूस किया कि एक ऐसा समाजशास्त्र जो विज्ञान है उसको भी भौतिक विज्ञान के नियमों के आधार पर समाज का भी अध्ययन करने वाला एक विज्ञान हो सकता है। और उसी विज्ञान की नींव उन्होंने रखी और उस विज्ञान का इन्होंने नाम समाजशास्त्र रखा। इनका जो प्रमुख सिद्धांत है उनमें 3 अवस्थाओं का नियम, प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का पदानुक्रम, मानवता का धर्म, सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गति विज्ञान की बात करते हैं। इसके साथ इन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने दिमागी शुद्धता की बात की है। उन्होंने उस समय फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो विभिन्न तरह के साहित्य लिखे जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे साहित्य, भ्रामक साहित्य जो भ्रम पैदा करते हैं, उनको उनके अध्ययन से बचना चाहिए। अपनी दिमागी शुद्धता के लिए जरूरी है कि भ्रामक साहित्य के अध्ययन से जितना हो सके उतना बचा जाए। इन्होंने, काम्त ने समाज को 3 भागों में विभाजित किया और वो नाम दिया सैनिक समाज, विधिक समाज और औद्योगिक समाज। इन्होंने जो अपना 3 अवस्थाओं का नियम दिया है उसमें उन्होंने तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद, 3 अवस्थाओं का नियम और विज्ञानों के वर्गीकरण को विधिवत प्रस्तुत किया है। लेकिन जो दूसरी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी है, इसमें उन्होंने मानवता के धर्म का प्रतिपादन किया है। मानवता के धर्म के सिद्धांत प्रतिपादन इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक अर्थात पॉजिटिव पॉलिटी में किया है। इनका जो 3 अवस्थाओं का नियम है उसमें इन्होंने बताया है कि मानव के बौद्धिक विकास को यदि हमको समझना होगा तो हमें चिंतन की, मानव के बौद्धिक चिंतन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और उन्होंने कहा कि मानव के बौद्धिक चिंतन के विकास के आधार पर ही हम समझ सकते हैं समाज को। और उन्होंने कहा कि हमारी ज्ञान की प्रत्येक शाखा, हमारी विज्ञान की प्रत्येक शाखा, हमारे प्रमुख विचारधारा, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरी है। और वह है धर्मशास्त्रीय काल्पनिक अवस्था, तात्विक या अमूर्त अवस्था और प्रत्यक्षवादी
अवस्था। इन्होंने अपने इस 3 अवस्थाओं के नियम में जो पहली अवस्था बताई है उसको उन्होंने कहा था धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था। 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में इन्होंने, या त्रिस्तरीय सिद्धांत में इन्होंने कहा कि हमें यदि मानव के समाज के विकास को समझना होगा तो मानव समाज में बौद्धिक चिंतन के स्तर को देखना होगा। और यही इनका जो त्रिस्तरीय नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ 3 स्टेज जिसको बोलते हैं, उसमें पहला जो अवस्था थी उन्होंने कहा कि जो है धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में मानव के चिंतन का यह प्राथमिक स्तर था, जिसमें मनुष्य समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्ति को मान करके व्याख्या करता था और वो कल्पना करता था कि कोई ना कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो समस्त घटनाओं का सृजन करती है। समस्त घटनाओं के लिए वही अलौकिक शक्ति ही जिम्मेदार है। उन्होंने इस अवस्था के भी 3 उप स्तर या उप अवस्था बताया, जिसको उन्होंने जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की बात किया। एकेश्वरवाद, उन्होंने कहा कि जो मानव के चिंतन की प्राथमिक अवस्था थी, तो शुरुआत में मनुष्य जो है हर वस्तु में जीव की कल्पना करता था। पेन है तो इसमें भी जीव है, नदियां हैं, पहाड़ है, सब में जीव की कल्पना करके और घटनाओं की व्याख्या करता था। इसके बाद थोड़ा सा उसके चिंतन का स्तर और बढ़ता है, तो फिर मनुष्य अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं की कल्पना करने लगता है और इस तरह से बहुदेववाद का जन्म होता है। पुनः थोड़ा सा मनुष्य और परिपक्व होता है, चिंतन की अगली अवस्था में पहुंचता है, तो वो कल्पना करने लगता है कि नहीं, कई नहीं, एक ही ईश्वर है, एक ही अलौकिक शक्ति है जो समस्त घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद मनुष्य के चिंतन का थोड़ा सा स्तर और बढ़ता है और वह चिंतन के दूसरी अवस्था में पहुंचता है, जिसको तात्विक अथवा अमूर्त स्तर या अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य के चिंतन का स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ये पहली अवस्था जो थी ना, उन्होंने कहा कि इस अवस्था में धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था में वह निरंकुश राजतंत्र चलता था। लेकिन जो दूसरी अवस्था आती है, जिसको तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था कहा है, इन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ यही होता है कि अब मनुष्य जो है यह महसूस करने लगता है कि नहीं, जो अलौकिक शक्ति है वह वास्तव में कोई अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति ही है जो इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है, और इसी शक्ति, जो अमूर्त शक्ति है, वह अदृश्य रूप में, निराकार रूप में हर जगह दिखाई देती है। और इस स्तर पर आते आते धनिक तंत्र या कुबेर तंत्र का शासन हमको देखने को मिलता है। इसके बाद मानव के चिंतन का स्तर थोड़ा सा और बढ़ता है और तब वह तीसरी अवस्था में पहुंचता है, जिसको उन्होंने प्रत्यक्षवादी स्तर या अवस्था कहते हैं। प्रत्यक्षवादी अवस्था, उन्होंने कहा कि मनुष्य इस प्रत्यक्षवादी अवस्था में आकर के किसी भी घटना के पीछे छिपे कारणों को कार्य कारण संबंधों के आधार पर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब प्रत्यक्षवादी अवस्था में मनुष्य जो है घटनाओं की व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के वर्गीकरण के आधार पर करने की कोशिश करता है। और इस अवस्था में आते आते प्रजातंत्र का विकास हो जाता है, जहां पर हम निरंकुश तंत्र से चलते हैं कुबेर तंत्र, और इस अवस्था में आते आके धनिक तंत्र के बाद प्रजातंत्र हमको प्रत्यक्षवादी अवस्था में प्रजातंत्रवादी शासन देखने को मिलता है। इसके बाद उनका जो यही दूसरा जो सिद्धांत है, जिसको हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं, तो कांट को इनका जो दूसरा सिद्धांत है वो है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। तो इस प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को भी इन्होंने दिया है और कांट को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। कांट को प्रत्यक्षवाद का
जनक कहा जाता है। कांट को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक ऐसी पद्धति के रूप में विकसित किया है कि और कहा है कि प्रत्यक्षवाद एक ऐसी पद्धति है जिसमें घटनाओं की सार्वभौमिक व्याख्या संभव है, सार्वभौमिक व्याख्या की जा सकती है, और इसमें किसी भी घटना या समस्या की वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की बात करते हैं कि प्रत्यक्षवादी अवस्था में आते आते किसी भी घटना के या समस्या के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या की जाती है। मित्रों, उनका जो अगला सिद्धांत है वो है विज्ञानों का पदानुक्रम। तीसरा जो कांट का सिद्धांत है वो है विज्ञानों का पदानुक्रम। इसमें कांट ने विज्ञानों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उनमें उन्होंने जटिलता, सरलता से जटिलता की ओर और आत्मनिर्भरता से निर्भरता की ओर बढ़ते हुए विज्ञानों के क्रम की बात की, और कहा कि जो विज्ञान सबसे पहले अस्तित्व में आता है वह स्वतंत्र होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गणित जो है ऐसा विज्ञान है जो स्वतंत्र है और वह कम जटिल है और किसी अन्य विज्ञान पर निर्भर नहीं है। उसके बाद जो भी विज्ञान आए वह गणित पर निर्भर थे। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद अपने विज्ञानों के पदानुक्रम में उन्होंने दूसरा स्थान दिया है खगोल शास्त्र को। खगोल शास्त्र, उन्होंने कहा कि खगोल शास्त्र यह गणित पर निर्भर है और गणित की अपेक्षा थोड़ा सा जटिल विज्ञान है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगला जो विज्ञान है वो है भौतिक शास्त्र। उन्होंने कहा कि भौतिक शास्त्र जो है अपने पूर्ववर्ती दोनों विज्ञान अर्थात गणित और खगोल शास्त्र दोनों की पर निर्भर होता है। और चौथा है रसायन शास्त्र। उन्होंने कहा कि रसायन शास्त्र जो है अपने पूर्ववर्ती सभी पर, क्योंकि रसायन शास्त्र में कुछ भी आप अध्ययन करेंगे तो आपको संख्या मालूम चलना चाहिए, आपको वहाँ उस समय का तापमान मालूम होना चाहिए, आपको उसका वजन मालूम होना चाहिए जो फिजिक्स से आएगा। इस तरह से रसायन शास्त्र अपने पूर्ववर्ती तीनों विज्ञानों पर निर्भर है। तो ताकि इसके बाद जीव विज्ञान आया, जीव शास्त्र। जीव शास्त्र जो है रसायन शास्त्र पर, भौतिक शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर और गणित पर निर्भर है। उनका कि अंतिम सबसे लास्ट में समाज शास्त्र जो कि अपने पूर्ववर्ती सभी विज्ञानों पर आश्रित है, निर्भर है, इसलिए यह सबसे जटिल विज्ञान है। यह सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें विज्ञानों के वर्गीकरण में कांट ने दो नियम का प्रतिपादन किया। एक उन्होंने कहा कि घटती हुई या बढ़ती हुई जटिलता, समझिए बढ़ती हुई जटिलता का नियम, और दूसरा नियम बताया पराश्रयता वृद्धि क्रम। पराश्रयता वृद्धि क्रम। तो उन्होंने इसमें बताया पहले नियम है कि जो विज्ञान पहले आता है वो सरल प्रकृति का होता है, स्वतंत्र प्रकृति का होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। जो विज्ञान जैसे जैसे बाद में आते हैं वैसे वैसे उनकी जटिलता बढ़ती जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र विज्ञान सबसे जटिल विज्ञान है। और पराश्रयता वृद्धि के क्रम में उन्होंने बताया कि जो विज्ञान जैसे पहला विज्ञान स्वतंत्र, उसके बाद जो विज्ञान आता है अपने पूर्ववर्ती विज्ञान पर उसकी आश्रितता, डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। इसलिए समाज शास्त्र सब अब लास्ट में आता है और अपने सभी पूर्ववर्ती विज्ञानों पर निर्भर है। बाद में उन्होंने भविष्य में एक नए विज्ञान की बात की कि नीति शास्त्र आएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि नीति शास्त्र आएगा इसके बाद। फिर उन्होंने अगस्त कांट ने
मानवता के धर्म की बात की। कांट ने प्रत्यक्षवादी योजना के तहत समाज के पुनर्निर्माण की बात की और उन्होंने मानवता के धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि प्रत्यक्षवाद को मानवता के विकास के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर उन्होंने धर्म को और विज्ञान को एक ही बताने की कोशिश की। यहीं पर कांट के पतन की बात की जाती है कि जहां ये प्रत्यक्षवाद को विज्ञान बनाना चाहते थे, वहीं लास्ट में आते आते अपनी दूसरी पुस्तक पॉजिटिव पॉलिटी में इन्होंने प्रत्यक्षवाद को मानवता के धर्म के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि देखिए दोनों एक ही है, इसलिए कि धर्म का उद्देश्य भी मानव का कल्याण करना होता है और विज्ञान के द्वारा भी हम किसी भी घटना के सार्वभौमिक यथार्थ तक पहुंचते हैं और उसका निष्कर्ष भी मानव का अंतिम उद्देश्य मानव का कल्याण करना होता है। उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि प्रत्यक्षवाद या विज्ञान के माध्यम से भी मानवता का कल्याण करना ही होता है और यही धर्म का भी कल्याण करना उद्देश्य होता है जनता का। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद को मानवतावादी धर्म के रूप में प्रस्तुत करने की हिमायत की है। इसके बाद उन्होंने जो अगला सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने समाज शास्त्र को दो भागों में समाज शास्त्र को दो भागों में बांटा है। एक सामाजिक स्थिति विज्ञान और दूसरे को उन्होंने कहा सामाजिक गति विज्ञान। तो उन्होंने कहा कि जो पहला भाग है इसमें जैसे शरीर की जो संरचना है विभिन्न अंगों से मिलकर बनी है, उसी तरह से समाज के विभिन्न अंगों की संरचना की बात करते हैं और इसमें स्थिर पक्षों की बात करते हैं कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग अपने स्थान पर रह करके शरीर रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं कि समाज शास्त्र का जो सामाजिक स्थिर विज्ञान है उसमें उन्होंने समाज के संरचनात्मक पक्षों की बात की और दूसरा जो उन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात, गति विज्ञान की बात की, इसमें उन्हें कहा कि जैसे शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका वो शरीर के संरचना में जो योगदान देते हैं, अर्थात तो उन्होंने सामाजिक संरचना के साथ साथ उसके प्रकार्यात्मक पक्षों को इसमें प्रस्तुत करने की बात की। कहा कि उसके प्रत्येक प्रकारात्मक पक्षों का भी अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है या किया जाना चाहिए। इस तरह से फिर हमने आपको बताया कि उन्होंने दिमागी शुद्धता की जो बात की कि आप लोगों को अपने दिमाग को शुद्ध रखने के लिए भ्रामक साहित्य से बचना चाहिए और उस तरह के साहित्य का अध्ययन नहीं करना चाहिए ताकि उनकी दिमागी शुद्धता बनी रहे। अब मैं बात करूंगा उन प्रश्नों का जो परीक्षाओं में के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। उनमें इनकी पहली परिभाषा जो है कांट की, उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। ये कांट की परिभाषा है। पूछ देगा किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, तो ये अगस्त कांट की परिभाषा है। फिर उन्होंने पहले भी मैंने बताया है कि उन्होंने समाज शास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है। सभी विज्ञानों की रानी कहा है कांट ने। इसके बाद एक परिभाषा और जिसको मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, इन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। परिभाषा आ जाएगी कि किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, तो ये परिभाषा भी आपकी अगस्त कांट की है। ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा पे होगी जिसमें उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। उन्होंने समाज शास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा और कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अब मैं उन परिभाषाओं की बात करूंगा जो परीक्षाओं में, पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुकी है, आपके अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम उन परिभाषाओं को बताने की अब
कोशिश करेंगे जो लगातार परीक्षाओं में आती रही हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द से पहले, अर्थात कांट ने समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द देने से पहले इस विषय को क्या कहा था? तो आप लोग जानते हैं सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी कहा था। यह जो प्रश्न है यह सन 2000 और 2005 दो बार, यह पीजीटी परीक्षा 2000 एवं 2005 की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि कांट समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम देने से पहले कांट ने क्या नाम रखा था? तो वह है सामाजिक भौतिकी। यह दो बार परीक्षाओं में सन 2000 और 2005 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रवक्ता परीक्षा में समाजशास्त्र के दो बार यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगला प्रश्न आया है कि कांट ने समाजशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दो भागों में, और वो है सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी। दो भाग, सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी या गति विज्ञान। मित्रों, यह प्रश्न जो है आपका, यह भी प्रश्न 2000 और 2005 में, यह प्रश्न भी पीजीटी के 2000 प्लस 2005 की परीक्षा में कांट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि कांट ने विज्ञानों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसमें प्रथम स्थान किसको दिया है? प्रथम स्थान पर किस विज्ञान को रखा है? तो मैंने आपको बताया था गणित। इन्होंने विज्ञानों के पदानुक्रम या वर्गीकरण में गणित को पहले स्थान पर रखा, और यह जो है 2004 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 2004 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे जो उन्होंने लिखा है कि अगला प्रश्न जो है फिर 2000 और 2021 में दो बार आया है, अभी उसकी चर्चा हम कर लेंगे। इन प्रश्नों के अलावा अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, अर्थात कांट बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि समाजशास्त्र के संस्थापक पिता गिने जाते हैं, इसलिए इनके से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बन रहे हैं। अगला था कि अगला प्रश्न आया था कि कांट ने अपने तीन अवस्थाओं के नियम में, कांट अपने तीन अवस्थाओं के नियम में कौन सा प्रतिमान, नियम का कौन सा प्रतिमान बताया है? कौन सा प्रतिमान बताया है? तो इसका जो उत्तर है, कांट ने अपने तीन अवस्थाओं के नियम में परिवर्तन के कौन सा प्रतिमान बताया है? तो इसका उत्तर है समरैखिक प्रतिमान, परिवर्तन के समरैखिक प्रतिमान उन्होंने बताया है। और यह प्रश्न भी सन 2000 और अभी पिछली परीक्षा में 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है कि कांट ने अपने तीन अवस्थाओं के नियम में परिवर्तन के कौन सा प्रतिमान बताया है? तो यह समरैखिक प्रतिमान है। एक और परिभाषा कांट की महत्वपूर्ण है
कि किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो मित्रों, यह भी कांट की परिभाषा है और यह भी परीक्षा में 2 बार 2005 में और 2009 की परीक्षा में आया हुआ है, जिसमें आया था कि किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। तो यह भी अगस्त कांट का कथन है। आगे अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र को किसने सामाजिक भौतिकी कहा है? किसने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है? तो इसका भी उत्तर कांट ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है। यह भी 2005 में एवं 2009 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? किसने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है? तो यह भी अगस्त कांट का है। फिर 2009 में आया हुआ प्रश्न, किसने कहा कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है? इस पे चर्चा पूर्व में हो चुकी है। कांट की वो परिभाषा है। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न आया था 2010 की परीक्षा में कि कांट का जन्म कब हुआ? तो 1700 कांट का जन्म जो है, आपको पहले मैं बता चुका हूं कि 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर कांट का जन्म हुआ। अगला प्रश्न आया हुआ है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? इस पर भी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है, आज भी हो चुकी है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है? 2009 में आए हुए प्रश्न है पीजीटी में। तो मित्रों, आंख बंद करके अगस्त कांट का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि हम कांट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक इतनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इतनी क्वेश्चन आपको देखने को मिला पीजीटी की परीक्षाओं में से। बहुत ध्यान से इसको अध्ययन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से प्रश्न इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको आएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि समाजशास्त्र शब्द की रचना कब की कांट ने? 2016 में। इस पर भी चर्चा पहले हो चुकी है कि उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द की रचना की, लेकिन 16 के पेपर में मिस्टेक हो गया था। 1838 विकल्प था ही नहीं, प्रिंट होकर के 1938 प्रिंट हो गया था विकल्प में, इसलिए 16 की परीक्षा में इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। क्योंकि 1838 आंसर है और चारों विकल्प में कहीं 1838 नहीं था, 18 या 1938 छप गया था, लिहाजा 16 की परीक्षा में कांट के इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था कि उन्होंने इस विषय का नींव कब रखा, क्योंकि वो विकल्प 1838 से उत्तर है और 1838 विकल्प में था ही नहीं। इसके बाद फिर प्रश्न आया कि 2011 में कि समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऐसी बात है, हर रोज चर्चा होती है। समाजशास्त्र जनक अगस्त कांट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि समाजशास्त्र का जो संस्थापक पिता कौन है? समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? वो 2021 के परीक्षा में, पिछली परीक्षा में आया था, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? तो देखिए, यहां पर उनको पूछना था समाजशास्त्र के जनक को, लेकिन संस्थापक पिता जोड़ देने से थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि कहीं कहीं दुर्खिम को समाजशास्त्र के द्वितीय पिता के रूप में भी कहा जाता है, तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, समाजशास्त्र के संस्थापक भी कांट हैं और समाजशास्त्र के जनक भी कांट हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि समाजशास्त्र के संस्थापक पिता भी अगस्त कांट होंगे। और यह प्रश्न 2021 की परीक्षा में आ चुका है। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता का प्रश्न आपने बताया। फिर 21 में ही प्रश्न आया था कि कांट के अनुसार मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम का जो अनुक्रम है
वह कौन सा है। अगला प्रश्न था 21 में कि कांट के तीन अवस्थाओं के नियम, तीन अवस्थाओं के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार सही अनुक्रम, अनुक्रम कौन सा है। तो मित्रों अभी हमने आपको बताया था तीन अवस्थाओं का नियम, जिसमें धार्मिक अथवा अलौकिक अवस्था, तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था और तीसरा प्रत्यक्षवादी अवस्था। ये तीन अनुक्रम थे। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि कांट ने समाज की सबसे छोटी इकाई किसको माना है। तो देखिए कांट के अनुसार व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार समाज के अध्ययन की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात उन्होंने बताया है, तो परीक्षा में आ जाएगा कि किसने, या ऐसे पूछे कांट के अनुसार समाज के अध्ययन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपके दिमाग में व्यक्ति आएगा, बिल्कुल रॉन्ग। उन्होंने कहा कि समाज शास्त्र में समाज के अध्ययन की सबसे छोटी इकाई परिवार है। तो आज हम जितना आपसे चर्चा किए, एक बार मैं फिर पुनः उन परीक्षाओं में क्वेश्चन को दोहरा दे रहा हूं जो परीक्षाओं में आ चुका है। एक आया हुआ है कि समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने क्या नाम दिया था समाजशास्त्र को, सामाजिक भौतिकी। पुनः आया हुआ है कांट ने विज्ञानों के संस्करण में प्रथम स्थान किसको दिया, तो हम कहेंगे गणित को। इसके बाद प्रश्न है कि समाजशास्त्र को उन्होंने कितने रूपों में विभाजित किया है, तो दो भागों में, सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गति के रूप में। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है, इसका उत्तर अगस्त काम्ट। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है, अगस्त काम्ट। समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त काम्ट। उन्होंने समाजशास्त्र शब्द कब दिया, 1838 ईस्वी में। किसने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, अगस्त काम्ट। समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा, अगस्त काम्ट। समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ, 1798 ईस्वी में। फिर समाजशास्त्र सर्वप्रथम किस प्रभाव किसका पड़ा काम्ट के ऊपर, तो सेंट साइमन का। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसको आप दिमाग में बैठा दीजिएगा। और अंतिम जो 21 में आया था कि मानवता के मानव के विकास के तीन अवस्थाओं के नियम में किस अनुक्रम, उनका सही अनुक्रम क्या है, तो आपको कांट के तीन अवस्थाओं के नियम के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास का सही अनुक्रम है धार्मिक अथवा अलौकिक अवस्था, तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। उम्मीद है कि आपकी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।